कही गई है। कुपोषण की समस्या किन देशों में अधिकतर है? ठीक है, अधिक है। और फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण क्या है? यानी कि इस पर भी ये लाइन अगर हम देखेंगे गद्यांश में तो इस पर हमें ध्यान देना है। कौन सा कथन सही नहीं है, ये हम जब पूरी तरह से गद्यांश पढ़ेंगे तो हम इसका जो है डिस्कशन कर लेंगे। शैशवावस्था का सही संधि विच्छेद, देखिए ये व्याकरण से संबंधित है, इसका गद्यांश से कोई लेना देना नहीं। अपरिवर्तनीय का विलोम शब्द है, ये भी व्याकरण है। गद्यांश में किन पोषक तत्वों का उल्लेख है? तो गद्यांश पढ़ेंगे तो फिर ये पता चल जाएगा कि कौन से पोषक तत्वों के बारे में बात करी जा रही है। गद्यांश के अनुसार आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो गद्यांश जब पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा, या आप पहले भी पढ़े हैं। तो 1 से लेकर 8 तक प्रश्न पहले गद्यांश से संबंधित है और इसके बाद दूसरे गद्यांश पे। तो अब चलते हैं, पहला गद्यांश पढ़ते हैं और सरसरी निगाह से पढ़ेंगे। और गद्यांश पढ़ते समय एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि गद्यांश को थोड़ा जरूर टाइम टेकिंग हो जाए वो चलेगा, लेकिन एक ही बार में उसके थीम को समझने की कोशिश करें कि गद्यांश में कहा क्या जा रहा है। देखते हैं, गद्यांश में कहा जा रहा है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की दुनिया भर में कुपोषण का एक महत्वपूर्ण घटक है, यानी कि कम पोषक तत्व हैं, इसी वजह से कुपोषण की मात्रा बढ़ जा रही है पूरी दुनिया भर में। यह स्थिति भारत जैसे विकासशील देशों में अधिक है। यानी कि क्वेश्चन पूछा था ना किस प्रकार के देशों में अधिक है कुपोषण की समस्या, तो विकासशील देशों में, जो कि भारत, या इस तरह से कुछ ऑप्शन होगा तो सही होगा। हमारे शरीर में आमतौर पर जिन सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है उसमें आयोडीन, आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन ए तथा जिंक प्रमुख है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ऑप्शन ये वाला भी पूछा गया था कि पोषक तत्वों की कमी से गद्यांश के अनुसार पोषक तत्वों की कमी से कौन सा रोग होता है गद्यांश के अनुसार। तो देखिए कौन कौन से जो है तत्व दिए गए हैं, इनको ध्यान में रखना है। बर्फबारी, बाढ़, नदियों का मार्ग बदलना, वनों की कटाई जैसी स्थितियां लगातार मिट्टी की ऊपरी परत पर मौजूद आयोडीन को बढ़ा देती हैं, जिसे बहा देती हैं। क्या है यहाँ पे? बहा देती हैं, बढ़ा देती नहीं, बहा देती हैं, जिससे ऐसी मृदा में उगाई जाने वाली फसलों में आयोडीन की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप मवेशियों और मनुष्यों के आहार में भी आयोडीन की कमी हो जाती है। किसी में? आयोडीन की। पहले माना जाता था कि आयोडीन की कमी से केवल घेंघा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा घेंघा और बौनापन ही नहीं होता है, लेकिन यह स्पष्ट हो जाता है ही होता है। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग है, उसके लिए सॉरी। ठीक है, घेंघा और बौनापन ही होता है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि इसकी कमी से भ्रूण से लेकर शैशवावस्था और फिर वयस्क होने तक गंभीर स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएं होती हैं। यानी कि आयोडीन की कमी से सामाजिक समस्याएं भी होती हैं। इनमें से अधिकतर स्थितियां अदृश्य, अपरिवर्तनीय हैं, पर इन्हें रोका जा सकता है। ठीक है, देखते हैं, आप हल करते हैं क्वेश्चंस। गद्यांश के अनुसार कुपोषण का मुख्य कारण क्या है? सूक्ष्म तत्वों की कमी, पोषक तत्वों का संतुलन, पोषक तत्वों की अनुपलब्धता, पोषक तत्वों के बारे में अज्ञानता। तो देखिए गद्यांश के अनुसार ये बात कही गई है कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण जो है कुपोषण हो रहा है। कुपोषण की समस्या किन देशों में अधिक है? विश्व के प्रत्येक देश में, विश्व के विकसित देश में, विश्व के विकासशील देशों में, विश्व में सिर्फ भारत में। तो विकासशील देशों में, भारत एग्जाम्पल, जैसे विकासशील देश है भारत, इसलिए वहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया था। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि विश्व के विकासशील देशों में कुपोषण की समस्या अधिक है। फसलों में आयोडीन की कमी का प्रमुख कारण है, क्या है? खेती की ऊपरी मिट्टी का बह जाना, खेतों की अंदरूनी मिट्टी का जमा होना, फसलों पर आयोडीन का छिड़काव न करना, पेड़ पौधों द्वारा आयोडीन का अधिक उपयोग करना। तो देखिए तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि खेती की ऊपरी मिट्टी का बह जाने के कारण आयोडीन की कमी हो जा रही है। कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। आयोडीन की कमी से सामाजिक समस्याएं भी होती है, ये बात गद्यांश में कहा गया था, तो ये सही होगा, इसलिए ये आपका आंसर नहीं है। वनों की कटाई जैसी स्थिति आयोडीन को बाहर जाती है, ये सही है, इसलिए आपका आंसर नहीं है। नदियों के मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, नदियों के मार्ग बदलने से आयोडीन की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे देखते हैं, पोषक तत्वों की कमी केवल मनुष्य में ही पाई। सबसे जो गलत है वो चौथा ऑप्शन है, केवल मनुष्य में ही नहीं पोषक तत्वों की कमी। जितने भी जीव जंतु पेड़ पौधे हैं पृथ्वी पर, सबको पोषक तत्वों की कमी होगी तो वो अपने ग्रोथ को रोक देते हैं या प्रॉब्लम होती है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। शैशवावस्था का सही संधि विच्छेद क्या है? शैशव योग अवस्था, शिशु योग अवस्था,
या शैशव योग अवस्था या शिशुआ योग अवस्था। पांचवे का जो सही आंसर है वो तीसरा है। और ये कौन सी संधि है ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं और उसके नियम भी बताइएगा शॉर्टकट में। अपरिवर्तनीय का विलोम शब्द है परिवर्तनशील, अपरिवर्तनशील, परिवर्तनीय या अपरिवर्तन। तो देखिए छठे का जो सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है तो इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं। ठीक है, गद्यांश में किन पोषक तत्वों का उल्लेख है? आयोडीन व प्रोटीन। तो आयोडीन का तो है लेकिन प्रोटीन का नहीं है। जिंक व आयरन, आयरन व वसा, वसा का नहीं है। वसा और फोलिक एसिड, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिंक व आयरन का उल्लेख है लेकिन प्रोटीन और वसा का उल्लेख नहीं है, तो ये तीनों नहीं होंगे, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, गद्यांश के आधार पर आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? घेंघा, अंधापन, अवसाद, अस्थमा। तो घेंघा, जहाँ पे मैंने आपको कट करके बताया कि यहाँ पे घेंघा होगा, तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। फिर गद्यांश दिया गया है, तो गद्यांश को पढ़ने से पहले फिर पहले की तरह हम लोग पहले पढ़ेंगे क्वेश्चन, उसके बाद गद्यांश को सॉल्व करेंगे। 9 से लेकर 15 तक क्वेश्चंस होंगे इससे संबंधित। तो दुनिया की प्रकृति कैसी है? आविष्कारों का उद्देश्य क्या है? जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? यानी कि मौलिकता इसमें दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? ये व्याकरण या आपकी समझ पर आधारित है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि जीवन को सफल बनाने की सीढ़ी हमारे भीतर है? ठीक है, ये पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। गद्यांश के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? प्रकृति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर नए शब्द की रचना की जा सकती है? देखिए ये भी व्याकरण से संबंधित है, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं। तो देखते हैं अब गद्यांश को पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़ेंगे कि एक बार में गद्यांश का मीन्स समझ में आ जाए। संपूर्ण विश्व में निरंतर प्रगति होती रहती है। ऐसे ऐसे चीजों का आविष्कार हो गया है जिनके बारे में पहले कभी सोचा नहीं गया था। यह है दुनिया की प्रकृति जो बदलती रहेगी और हम भी इसके साथ बदलते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारा बदलना खत्म हो जाएगा लेकिन दुनिया बदलती रहेगी। सही बात है। इन सब सुविधाओं और आविष्कारों का उद्देश्य यही है कि मनुष्य शांतिपूर्ण जीवन जी सके, संसार में रहकर अपने जीवन में जो कुछ आप पाना चाहते हैं उसको पाएं, परंतु अपने असली स्वरूप को भी पहचानिए। आपका असली स्वरूप आपसे अलग नहीं है। देखिए यहाँ पे मौलिकता बताई जा रही है और वह है शांति। यानी कि जो भी आप करना चाहते हैं, जीवन में इतनी परिश्रम करते हैं, उसके लिए आप ये चाहते हैं कि आप सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर पाए। वास्तव में जीवन का लक्ष्य आनंद और शांति पाना है। हम जो करते हैं शांति के लिए करते हैं। जीवन सफल करने की जो सबसे पहली सीढ़ी है वह हमारे अंदर है। इस लाइन से देखिए क्वेश्चन बना है, हम जिस शांति की बात करते हैं वह सबके हृदय में है। हमारा हृदय अंदर से प्रेरित करता है कि हमें अपने जीवन को सफल बनाने और अपने अंदर जो शांति है उसका अनुभव कीजिए। जिस दिन हम अपने हृदय की प्यास को समझना शुरू कर देंगे उस दिन शांति के लिए हमारी खोज शुरू होगी। या यह महत्वपूर्ण है कि हमारे बारे में अच्छा ये कुछ कट गया है। एक आध लाइन मुझे लगता है कट गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया, आई एम सॉरी उसके लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को फिलहाल। दुनिया की प्रकृति कैसी है? परिवर्तनशील, धर्मशील, विकासशील, अपरिवर्तनशील। तो बिल्कुल आपने गद्यांश में देखा कि परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है कि जो दुनिया है वो प्रकृति है वो बदलती रहेगी हमेशा। आविष्कारों का उद्देश्य क्या है? मनुष्य शांति और आनंद की अनुभूति कर सके, मनुष्य भौतिक सुविधाओं का लाभ उठा सके, मनुष्य तरह तरह के पुरस्कार प्राप्त कर सके, मनुष्य अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। 10वें का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? सामाजिक प्रतिष्ठा, भौतिक वस्तुओं का निर्माण, शांति और आनंद, निरंतर प्रगति। तो देखिए जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? शांति और आनंद। आप आनंद और शांति से जीवन को व्यतीत कर पाए। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भिन्न है? प्रगति, शांति, विकास और उन्नति। भारत के सही आंसर की बात कर ली जाए, प्रगति, विकास और उन्नति ये एक ही चीज़ें हैं, शांति जो है वो बिल्कुल अलग है। ठीक है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि जीवन को सफल बनाने की सीढ़ी हमारे भीतर है? क्योंकि हमारा अंतर्मन हमें निरुत्साहित करता है, हमारा अंतर्मन हमें प्रोत्साहित करता है, हमारा अंतर्मन हमें विचलित करता रहता है, हमारा अंतर्मन हमें झकझोरता रहता है। तो यही लाइन जो है वो कट गई है पैराग्राफ में, गद्यांश में, उसके लिए
बहुत सॉरी हूँ मैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 का, वो दूसरा हो जाएगा कि हमारा अंतर्मन हमें प्रोत्साहित करता है। देखिए आप इससे ये समझ सकते हैं कि जो गद्यांश है वो पॉजिटिव मौलिकता की बात कर रहा है, तो यहाँ पे मौलिक चीज़ें ही सही होंगी। अगला है कि गद्यांश के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कौन सा है? प्रत्येक व्यक्ति के बारे में जानना, अपने परिवार के सदस्यों को जानना, अपने मित्रों के बारे में जानना, स्वयं की पहचान करना। तो आप इसको समझ सकते हैं कि इसका सही आंसर चौथा ही हो जाएगा कि स्वयं की पहचान करना, क्योंकि ये पॉजिटिव है। प्रकृति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाकर नए शब्द की रचना की जा सकती है? तो प्रकृति में हम कौन सा इत लगाएंगे, इक लगाएंगे, क लगाएंगे या त लगाएंगे? देखिए प्राकृतिक एक लगा देंगे तो हमारा प्राकृतिक क्या हो जाएगा? प्राकृतिक हो जाएगा। तो यही आसान हो गया। एक जोड़ देंगे हम तो क्या हो जाएगा? नए शब्द की रचना हो जाएगी। भाषा से क्या अभिप्राय है? यहाँ से पैडागॉजी शुरू हो गया, आपका हिंदी पैडागॉजी शुरू हो गया। भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। सबसे आसान है, दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। जो भाषा है वो व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। कई व्यवस्थाओं ने मिलकर भाषा को क्या किया है? निर्माण किया है। आगे देखते हैं। जीव कुछ विशेष सूचना जानने के लिए, किसके लिए? जीवा, यहाँ पे होगा जीवा, नाम है एक बच्चे का या बच्चे का। सूचना जानने के लिए, क्या करने के लिए? जानने के लिए एक पाठ्य सामग्री पढ़ती है। इस प्रकार के पठन को क्या कहा जाता है? यानी कि आपके पास अखबार दिया गया और आपको कोई मुख्य बिंदु पढ़ना है, ढूंढना है, तो उस मुख्य बिंदु को ढूंढने के लिए आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, बिल्कुल। तो इसको क्या कहेंगे? बारीकी से पठन, सरसरी तौर पर पठन, द्रुतगामी पठन या गहन पठन। क्वेश्चन के हिसाब से जो सही आंसर हो जाएगा वो बारीकी से पठन। ठीक है, आप विशेष सूचना जानने के लिए पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, ध्यानपूर्वक पढ़ना पड़ेगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि व्याकरण अधिगम में अर्थ से नियम की ओर जाने का क्या तात्पर्य? पहले अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं? नियम। शिक्षार्थी पहले समझ के साथ व्याकरणिक नियमों का इस्तेमाल करते हैं और बाद में नियमों की खोज करते हैं। ठीक, क्या पहले नियम का इस्तेमाल करेंगे, बाद में नियमों की खोज करेंगे? पहले नियमों का उदाहरण में, पहले यानी कि उदाहरण देखते हैं आप, फिर नियम बनाते हैं, ये चीज़ें। तो एक क्वेश्चन के हिसाब से मैच करिए, थोड़ी सी पॉजिटिव है। और देखते हैं, शिक्षार्थी को सर्वप्रथम नियम सीखने के लिए कहा जाता है और बाद में उन नियमों पर प्रयोग करने के लिए कहा जाता है। अध्यापक पहले नियम पढ़ाते हैं और शिक्षार्थी ड्रिल के माध्यम से, ये गलत हो गया बिल्कुल। शिक्षार्थी पहले व्याकरणिक नियमों की समझ के प्रति समझ बनाते हैं और बाद में पृथकता में उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस्तेमाल करते हैं हो जाएगा, यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला ही हो जाएगा, बिना कहे सुने। शिक्षार्थियों की वाचन कौशल क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन कार्य कौन सा है? यानी कि उनका संप्रेषण, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए सबसे अच्छा आकलन कौन सा आकलन होगा? किसी दी गई स्थिति में वक्तव्य लिखना, जैसा दिया गया है वैसा लिख देना तो नहीं। खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना, किसी श्रवण सामग्री को सुनना और इस पर प्रतिक्रिया देना, रोल प्ले में किसी पत्र को अभिनीत करना, किसी पात्र को अभिनीत करना। देखिए दो ऑप्शंस सही हैं ये दोनों, दूसरा और तीसरा, लेकिन सबसे पॉजिटिव है चौथा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करके सीखना, रोल प्ले मतलब करके सीखने पर जोर दिया जा रहा है, तो ये सही हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है? यानी कि सीखने के लिए परीक्षण करना। ठीक है, ये कहने का मतलब है क्वेश्चन का। तो देखिए इस अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, इस तरह से 2-3 टॉपिक बन जाते हैं। तो अधिगम के लिए आकलन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीखने के लिए आप अपना परीक्षण कर रहे हैं, तो सत्र के अंत में विद्यार्थी की प्रगति की मॉनिटरिंग करना, यानी कि उसको सरसरी निगाह से देखना बच्चे ने कितना सीखा है, और उसके लिए क्षेत्रीय स्तर पर आकलन तैयार करना। वर्ष के अंत में विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए आकलन तैयार करना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना। चौथा है कि राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जैसे आकलन संबंधित गतिविधियां। देखिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन कि आप सीखने के लिए परीक्षण कर रहे हैं कि बच्चा और भी सीख सके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? उसमें सुधार करने के लिए आकलन तैयार करना, कि जिस बच्चे ने जो सीखा है उसमें कुछ तो त्रुटियां होंगी, उस त्रुटि को सुधार करने के लिए सबसे सही तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 21वां है क्वेश्चन की प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में कार्टून पुस्तकें बहुत से चित्र वाले 10 पृष्ठीय, यानी कि 10 पृष्ठीय
छोटी छोटी पुस्तक और समाचार पत्र रखे गए हैं जिन्हें शिक्षार्थी जब चाहे या जब भी समय मिले पढ़ सकते हैं। यह कक्षा में क्या करने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे आप अगर प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे होंगे या आपने क्लासेस प्राइवेट पढ़ाया होगा या कोचिंग्स पढ़ाए होंगे, तो उसमें आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा बच्चों को खेल खेल में सिखाने के लिए बच्चों के सामने जो है अलग अलग जो है ABCD ऐसे सिखाने के लिए ऐसे टॉयज़ होते हैं या कुछ चित्र बनाए जाते हैं जिसमें बच्चा इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। वही सी चीज़ मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है। शिक्षार्थियों में पठन संबंधी आदतों का विकास किया जा रहा है। शिक्षार्थियों में पठन पठन समूह सृजित किए जा रहे हैं। अकादमिक परिवेश सुरक्षित किया। अकादमिक परिवेश क्यों सुरक्षित किया जाएगा भाई, ऐसी बात नहीं है। पहला यानी कि जो भी लिखा गया है वो ऐसा परिवेश है ताकि बच्चे उससे जो है कि मन लगा के उसमें पढ़ पाए, रुचि ले सके। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषा के साथ संलग्नता से क्या तात्पर्य है? शिक्षार्थी भाषा के नियम सीखते हैं। अध्यापक भाषा अधिगम के लिए शिक्षार्थियों के साथ काम करते हैं। शिक्षार्थी शब्द और वाक्य का अर्थ समझे बगैर उन्हें डिकोड करते हैं। शिक्षार्थी भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा यही कि शिक्षार्थी क्या करते हैं, भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और सीखते हैं। उनके अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, अलग अलग वो एरिया में क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इसके लिए वो अलग अलग भाषाओं को सीखते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक अध्यापिका कक्षा 1 में वर्णमाला के अक्षर लिखना सिखाती है। वह अक्षर लिखना सीखने के लिए बताती है कि कहाँ से शुरू किया जाए और किस तरह लेखनी मोड़ी जाए। वह अपने शिक्षार्थियों में किसके प्रति समझ बनाने का प्रयास कर रही हैं? लेखन कौशल, रूब्रिक लेखन या लिखने के तरीके? वो लेखन कौशल के बारे में तो नहीं बता रहे, लेखन कौशल भी हो सकता है लेकिन वो लिखने के तरीके, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो पहला ऑप्शन सही होता, लेकिन तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सबसे सटीक हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। आगे देखते हैं उत्पाद शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है। उत्पाद शब्द संपदा आप बोल रहे हैं और उसका प्रयोग कर रहे हैं वो हो जाएगा। जिन शब्दों को हम सुनते पढ़ते हैं और उसकी पहचान करते हैं, वह शब्द जिनका हम बोलते समय प्रत्यास्मरण करते हैं, वे शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त करते हैं, वह शब्द जिन्हें हम श्रवण या लेखन के दौरान पहचान नहीं पाते। 24 का जो सही आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि हम लिखने और वाचन में जो प्रयोग करते हैं, लिखने और बोलने में, उसको उत्पाद शब्द संपदा कहा जाता है। भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है, ये सही है। क्वेश्चन नेगेटिव है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा, तो ये आपका आंसर नहीं है। मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है, यही नेगेटिव है। आगे पढ़ते हैं। मातृभाषा अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण कौशल को, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन स्किल को सुगमता प्रदान करती है, ये सभी सही हैं। दूसरा ऑप्शन जो है नेगेटिव है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं, यानी लिख लिख कर सीखना? प्रक्रिया उपागम यानी कि करके सीख रहा है बच्चा, तो प्रक्रिया उपागम हो जाएगा। उत्पाद उपागम दूसरे के लेखन की नकल करना, ठीक है। बिंदुओं में लिखना। 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बच्चा क्या कर रहा है, लिखने के द्वारा लिखना सीख रहा है, यानी कि लिख लिख कर सीख रहा है, तो प्रक्रिया उपागम है, करके सीखना, ठीक है। वो हिंदी में उसी बात को थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी रहती है, इससे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बेहतर होगा। कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को विशेषण पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन करे, यानी कि विशेषण उसे ही कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की क्या करे, विशेषता को बताए। तो वही बात है, यह कार्य सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए कहती है। शब्द संपदा पढ़ाने का यह कौन सा तरीका है? शब्दों के साथ संबंध बैठाना, वर्णन करने वाला शब्द, यानी कि वो शब्द जो क्या करे, वर्णन करे, उसके बारे में विस्तृत जानकारी दे, ठीक है। संदर्भ में विशेषण, संदर्भ में शब्द संपदा, यानी कि जो टॉपिक दिया गया है उसी में ही शब्द को, नए नए शब्द को सीखना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अलग अलग टॉपिक्स में बखूबी हम लोग इस पर चर्चाएं करते हैं। फिलहाल आगे देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार विद्यालय शिक्षा का क्या ढांचा है? बहुत ही आसान, कई बार आप लोगों ने रट लिया होगा, ठीक है। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वही हो जाएगा। 5, 3, 3 और 4 यही ढांचा है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। यह क्या है? सही बात है। जब बच्चे आप नर्सरी में आप पढ़ा रहे होंगे तो बच्चे उसमें ना अधिकतर कॉपी पे कम, दीवारों पे ज़्यादा लिखते हैं क्लास के टाइम पे। तो ये क्या है? कुछ भी वो बनाते रहते हैं, कुछ भी बनाते रहते हैं। तो उसको आरंभिक साक्षरता का भाग या अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है। नहीं मायने, बच्चे जो भी करते हैं उसका एक कुछ ना कुछ तो मतलब होता है। गणित का सीखना, भाषा अधिगम, तो ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। आरंभिक साक्षरता का भाग है, वो कुछ तो सीखना चाह रहे हैं उससे। लास्ट क्वेश्चन है, भाषा अधिगम और अर्जन यानी कि जो है लर्निंग और एक्विजिशन के बारे में कौन सा सही नहीं है? नेगेटिव क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन है मुझे जहाँ तक लगता है कि आपने सबसे पहले अधिगम और अर्जन ही पढ़ा होगा हिंदी में। यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। ये बात सही है। बच्चे जो है जिस भी परिवेश, सारे परिवेश अगर उनके आधार पर दिए जाए तो वो सारी चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। सही है, इसलिए ये सही नहीं है क्योंकि नेगेटिव क्वेश्चन पूछे। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, यानी कि परेशानी करती है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो ऐसी बात नहीं है। अगर आप 3 भाषाएं भी सीख लेते हैं तो वो आपको कोई नुकसान तो नहीं करने वाली है। यही नेगेटिव है और यही दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये थे टॉप 30 प्रश्न। आई होप आपको समझ में आया होंगी। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।